दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी एक बार फिर आपका इस चैनल पर मैं सब्सक्राइब करता हूं। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने बहुत सारे विषयों को उठाया है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पीरियड है वो सीखने का है, आत्ममंथन करने का है। जब भी कोई आदमी वर्क करता है, काम करता है, तो काम करने में सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है आपकी सफलता के अंदर वो होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी तरह की सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। उस काम को करने के प्रति आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन कॉन्फिडेंस कब होता है? कॉन्फिडेंस तब होता है जब आपकी शंकाओं का समाधान होता है। अगर आपने कोई काम करने का डिसीजन ले लिया लेकिन छोटे छोटे प्रश्न अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप पब्लिक में कॉन्फिडेंस के साथ जा नहीं पाएंगे। और जब लोगों को आप कॉन्फिडेंस के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, उनकी समस्याओं का हल नहीं देंगे, उनकी क्यूरीज को हल नहीं करेंगे, उनके डाउट्स को क्लियर नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आपसे बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला। फील्ड में बहुत बड़ी सफलताएं आपको मिलने वाली है। दोस्तों लगातार हम वीडियो बना रहे हैं और आपके कमेंट आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आरसीएम के ही वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो सीखने पर हमेशा ध्यान देते हैं, बल देते हैं, लगातार सीख रहे हैं। और ये मुझे इसलिए पता चलता है कि लगातार मेरे पास कमेंट आते हैं और उन कमेंट को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी बारीकी छुपी है। दोस्तों आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर में ये जो जज्बा है दुनिया के और किसी डिस्ट्रीब्यूटर में जज्बा नहीं होता। ये दीवानापन क्यों आता है? जब आप किसी चीज़ के प्रति दीवाने होते हैं तो दीवाने होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है उस चीज़ के प्रति आपके कंसेप्ट का क्लियर हो जाना। जिस व्यक्ति के कंसेप्ट क्लियर हैं वो आरसीएम का दीवाना हो गया। दोस्तों कई बार दूसरी कंपनी के लोग आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हुए मिलेंगे, अरे तू तो आरसीएम मैं हो गया, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो अंधा भक्त हो गया। लेकिन दोस्तों ये अंधा भक्त कब होता है? आदमी अंधा भक्त तब होता है जब किसी चीज़ को हृदय तक वो कन्विंस कर लेता है। किसी चीज़ से जब कोई व्यक्ति हृदय की गहराई तक कन्विंस हो जाता है तो वो आदमी दीवाना हो जाता है। और दीवाना अगर है तो ये हमारे लिए खुश नसीब की बात है। आज हम जिस वीडियो को बनाने जा रहे हैं वो एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है। दोस्तों अक्सर जब आप लोगों के बीच में जाते होंगे, लोगों के पास जाते होंगे और ख़ास तौर से जब आपको अदर कंपनी का कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है तो आपको एक कॉमन सा प्रश्न करता है। तो प्रश्न क्या है? क्या आपकी कंपनी आईडीएसए में जुड़ी हुई है? क्या आपकी कंपनी एफडीएसए में जुड़ी हुई है? हमारी कंपनी आईडीएसए में जुड़ी हुई है। और दोस्तों सच मानिए यहाँ पर अगर आपके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो आप अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे और सामने वाला आपको आईडीएसए के बारे में कुछ भी बता देगा। इसलिए आज के वीडियो को आप ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पे जाकर लिखना है। और निश्चित रूप से मैं हो सकता है रिव्यू का आपके पास वीडियो ना बनाऊं, लेकिन अगले जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपकी उस क्यूरीज का हल भी आपके सामने रख दूंगा और आपको आज ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द आईडीएसए, व्हाट इज द एफडीएसए, ये क्या होता है। दोस्तों पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां काम करती है और पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने अपना एक संगठन बनाया, इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन आईडीएसए। दोस्तों संगठन कब होता है? दोस्तों संस्कृत का एक डायलॉग है, संस्कृत का एक दोहा है, संगे शक्ति कलो युगे, यानी कलयुग में संगठन ही शक्ति है। इसलिए हम जहाँ पर भी देखते हैं, जहाँ पर भी हम काम करते हैं, चाहे मजदूर यूनियन की बात हो, चाहे किसी बैंक यूनियन की बात हो, चाहे टीचर्स यूनियन की बात हो, हर व्यक्ति ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने संगठन का निर्माण किया है ताकि वो सारे लोग कलेक्टिव रूप से अपनी राय किसी एक व्यक्ति के पास रख पाए। इसलिए संगठन का निर्माण होता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इंडिया में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन है, एक संगठन है, एक पुल है। इसका मतलब कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई अथॉरिटी इन्होंने नहीं दे रखी है, इनको पास लाइसेंस मानने की कोई अनुमति नहीं है। ये आईडीएसए के अपने नॉर्म्स हैं और उस नॉर्म्स के ऊपर जो भी कंपनियां खरी उतरती है उन खरी उतरने वाली कंपनियों के द्वारा आईडीएसए में अपने लाइसेंस को अप्लाई किया जा सकता है, लाइसेंस क्या, अपनी मेंबरशिप को अप्लाई किया जा सकता है और वो आपको मेंबरशिप दे सकती है अगर उनकी गुणवत्ता के अनुसार, उनके कार्यक्रम के अनुसार आप काम करते हैं, उनके नियमों के अनुसार काम कर सकते हैं। उसी तरह जब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है तो इंडिया में एक और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। यहाँ पर ये दो अलग अलग संगठन हैं। इन दोनों संगठनों के पास
गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अधिकार नहीं है। ये सारी कंपनियां दो मंच है, जैसे दो पार्टियां होती राजनीतिक, वैसे दो मंच है। इस मंच के थ्रू आप कलेक्टिव एनर्जी एक चीज के प्रति आप तत्पर कर सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसके मेंबर वो कंपनियां बन जाती है। तो IDSA या FDSA का मेंबर नहीं है तो क्या कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं कर पाएगी? दोस्तों, ये आपकी गलतफहमी है। डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में कोई कंपनी काम करती है तो उसे इंडिया की सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, उनको GST के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उनको तमाम तरह के पैन कार्ड लेने पड़ते हैं, कंपनी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसके साथ आपको ये मेंबरशिप नहीं है तो भी आप काम कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्ट सेलिंग में किसी देश में डायरेक्ट सेलिंग पर काम करते हैं तो उस देश का जो कानून है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। इंडिया में 2016 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार गाइडलाइन बनाई गई। दोस्तों, मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये गाइडलाइन बनी सब कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर के कलेक्टिव प्रयास से, लेकिन इसकी शुरुआत की थी RCM में। जब सन 2011 में RCM के साथ एक चैलेंज आया तो उसके बाद RCM के डिस्ट्रीब्यूटर ने सरकारों के सामने प्रदर्शन किए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए, जयपुर के अशोक मैदान में प्रदर्शन किए और फिर एक तरीका निकला जिसमें सबसे पहले कुछ स्टेटों ने डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइन जारी की। उसके बाद 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइन दे दी। इसका मतलब है वही कंपनी हिंदुस्तान में काम कर सकती है जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के अनुसार काम करे और वो रजिस्टर्ड हो, इंडियन कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड हो और उन रजिस्ट्रेशन जो भी कंपनियां हैं उनका नाम उस वेबसाइट पे लिखा गया है। तो क्या हम ये मान लें जिसका भी रजिस्ट्रेशन हो गया है उनका प्लान चेक हो गया? नहीं दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ इंडियन कंज्यूमर मिनिस्ट्री है, वो सिर्फ आपसे एक एफिडेविट भरवाती है। उस एफिडेविट के आधार पर आपको ये बताना पड़ता है कि हम जो गाइडलाइन के नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं और जो भी आदमी एफिडेविट देता है उनको अनुमति मिल जाती है। वो लोग प्लान को चेक नहीं करते। इसका मतलब है कंज्यूमर का अधिकार सुरक्षित है। कोई आदमी रजिस्टर्ड है फिर भी अनएथिकल वर्किंग करता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है और उस कंपनी को रातों रात बंद करवाया जा सकता है। इसका मतलब है कि गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई भी कंपनी काम करे तो निश्चित रूप से वो इस बिजनेस में काम कर सकती है। अगर वो IDSA का मेंबर नहीं है, FDSA का मेंबर नहीं है तो भी वो काम कर सकते हैं। लेकिन जनरली मैक्सिमम जो कंपनियां होती है जो एथिकल रूप से काम करती है किसी न किसी एसोसिएशन के मेंबर होती है और मुझे खुशी है कि RCM जो है FDSA की मेंबर है, यानी फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर है और ये FDSA की गाइडलाइन को पूरी करती है, भारत सरकार की गाइडलाइन को पूरा करती है और उस गाइडलाइन के अनुसार काम करती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। हम हर बार 10 मिनट की टॉक लेके आएंगे जिसमें एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे ताकि कोई भी चैलेंज हमारे बिजनेस में नहीं रह जाए। दोस्तों, आप लगातार मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं फिर आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, हमें किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, और अगर आपका सब्जेक्ट मुझे अप्रोप्रिएट लगा, मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना चाहिए, तो अगर आपने मुझे सजेशन दिया तो मैं जो भी वीडियो होगा उसमें आपको ये बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति से मैंने प्रेरित होकर ये वीडियो बनाया और उसका हम धन्यवाद करेंगे। दोस्तों,